दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सरस्वती स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है कि नया आयोग जो उत्तर प्रदेश में है शिक्षक भर्ती को लेकर वो बन चुका है, क्योंकि जो नए आयोग के अध्यक्ष थी उसकी भर्ती को लेकर था, उनकी ज्वाइनिंग को लेकर। तो कार्यवाहक अध्यक्ष यहाँ पर बना दिए गए उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव MP अग्रवाल जी। तो इसलिए ये अपनी कार्यप्रणाली के अंतर्गत पूरा कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नियम बदले गए हैं। जो अशासकीय सहायता प्राप्त जितने भी नए आयोग के द्वारा भर्तियां होंगी अध्यापकों की प्राइमरी की भी बता रही हूँ, इसमें प्राइमरी के भी नियम दे रखे हैं, तो उसको पूरा बदला गया। बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। इस पूरे को मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगी क्या बदलाव हुए हैं। और पूरा 12 पेज का ये नियमावली है, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए जो अध्यापक बनना चाहते हैं यूपी में, है ना। नए आयोग का इंतजार कर रहे थे वो कब कार्यप्रणाली अपनी स्टार्ट करेगी, और स्टार्ट कर दी है उसने। तो देखिए यहाँ पर पूरा लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, ठीक है, राज्यपाल उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं सेवारत व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बना दी गई है। ठीक है, अब इसमें भाग 1 में सामान्य में सब लिख रखा है कि क्या नियमावली रहेंगी, क्या संक्षिप्त नाम का क्या मतलब रहेगा। जैसे संक्षिप्त नाम, ये नियमावली उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2024 को इसको कहा जाएगा। जब भी इसके बारे में बात आएगी तो इसी के बारे में बात होगी। ठीक है, ये तुरंत प्रवृत्त होगी, तुरंत ही अपने कार्य में लग जाएगी। परिभाषाएं की नियुक्ति प्राधिकारी किसे कहेंगे, भारत का नागरिक हर व्यक्ति होगा। अधिनियम क्या रहेगा, अधिनियम 1921 वाला रहेगा। परिषद किसे कहेंगे, माध्यमिक शिक्षा परिषद से है। ठीक है, तो ये सब आयोग का मतलब क्या है, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से है। ठीक है, मतलब राज्यपाल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से। निदेशक का तात्पर्य शिक्षा निदेशक से है। अब माध्यमिक के अपर शिक्षा निदेशक का मतलब क्या है, शिक्षा निदेशक माध्यमिक से है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक। संविधान का मतलब भारत के संविधान, सरकार का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार। जहाँ पर ये सब शब्द यूज हो रहे होंगे वो इन सब को मतलब लेकर हो रहे होंगे। मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य होगा कि अध्यापक को किसी पद पर नियमों के अनुसार चयन के बाद दी गई नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति नहीं होगी, मौलिक नियुक्ति होगी। यदि इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोई नियम नहीं है तो सरकार के द्वारा जारी किए गए कार्यकारी निर्देश अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। अगर कोई नियम नहीं दिया है किसी भर्ती को लेकर तो तुरंत नियम बनाए जाएंगे और उसके अनुसार उसकी भर्ती होगी। भर्ती के वर्ष का तात्पर्य होगा एक कैलेंडर के वर्ष में जुलाई के पहले दिन से शुरू होने वाली 12 मास की अवधि से। ठीक है, जुलाई से, याद रखिएगा, जुलाई से, जनवरी से नहीं, जुलाई से, 1 जुलाई से। तो ये चीज़ है, अगर इन्होंने कह दिया भर्ती का वर्ष तो वो 1 जुलाई से आंका जाएगा। पूरा लिखा है, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य है समय समय पर जो यथा संशोधित लोक सेवा अधिनियम में अनुसूची के अंतर्गत 1 से विनिर्दिष्ट नागरिकों को पिछड़े वर्गों से है। पिछड़े वर्गों में जिन्हें जोड़ा जाता है या जिन्हें जोड़ा जाएगा या जो हैं वो पिछड़े वर्ग में आएंगे। अध्यापक से तात्पर्य देखो यहाँ पर पूरा दे रखा है कि अध्यापक उत्तर प्रदेश अशासकीय लिखा है। ठीक है, UPPSC में जो होता है वो आपको याद रखना है, वो शासकीय होते हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के, लेकिन ये अशासकीय मान्यता प्राप्त हैं। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण हेतु अनुदेश देने के लिए नियोजित किसी व्यक्ति को है, यानी कि वहाँ पर शिक्षण कार्य के लिए कोई व्यक्ति अगर जॉब के लिए वहाँ पर रहता है उसे कहते हैं अध्यापक, जिसमें कोई प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक। आगे देखो, प्रधान अध्यापक कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं प्राइमरी में। तो ये सभी इसमें सम्मिलित होंगे। अध्यापक का मतलब ये नहीं है कि जो प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक इससे बाहर हों, वो भी अध्यापक की श्रेणी में आएंगे। अल्पसंख्यक संस्था का तात्पर्य है संविधान के अनुच्छेद 30 खंड 1 में निर्दिष्ट जो भी अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है वो सब अल्पसंख्यक संस्था होंगी। ठीक है, जो दे रखी हैं। लोक सेवा अधिनियम के तात्पर्य, लोक सेवा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 से है। अब भाग 2 में देखिए भर्तियों को लेकर है। पद का नाम और भर्ती का स्रोत क्या रहेगा ये ध्यान रखिएगा। श्रेणी 1 है, इंटरमीडिएट में कौन होते हैं, वो प्रधानाचार्य होते हैं, और किसी हाई स्कूल में कौन होते हैं, वो प्रधानाध्यापक होते हैं। और आप याद रखिएगा प्राइमरी में भी प्रधानाध्यापक होते हैं। 100% जो है वो आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती होगी। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आप सोचें कि इसमें डायरेक्ट भर्ती, इसमें जो है प्रमोशन के द्वारा होगी, नहीं। आयोग भर्ती निकालेगा। ये जो नया आयोग है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं, वो UPPSC की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा दिमाग में, यहाँ पर बात हो रही है नए आयोग की, जो उत्तर प्रदेश
जो शिक्षक भर्ती को लेकर नया आयोग बना है उससे। पूरी भर्ती अगर इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य की हो, चाहे हाई स्कूल में हो, चाहे ठीक है प्रधानाध्यापक की, वो सब सीधी भर्ती होगी 100%। कोई बिना प्रमोशन वाला कोई केस नहीं रहेगा कि आप सोचें कि अध्यापक को प्रमोट करके प्रधानाचार्य बनाया जाएगा, नहीं। प्रवक्ता की श्रेणी की बात करी जा रही है। अगर यहाँ पर टीचर बनना है, ये तो प्रधानाचार्य थे, प्रवक्ता जो है इसमें 50% तो सीधी भर्ती होगी और 50% जो होगी जब आप LT ग्रेड में अगर भर्ती हुए हैं, लिखा है देखो LT ग्रेड हाई स्कूल लेवल का, 10th लेवल का, और यहाँ 12th लेवल के टीचर की बात हो रही है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो LT ग्रेड की श्रेणी में जिन्होंने भर्ती के वर्ष की प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, यानी कि जुलाई से 5 वर्ष, जुलाई प्रथम दिवस मानते हैं साल का, तो 5 वर्ष की सेवा कर ली हो, जो नियम 6 के अधीन पद के लिए विहित अपेक्षित अर्हता अगर रखता है, यानी कि वो PG करा हुआ है, B.Ed भी करा हुआ है और संबंधित विषय से, तो उसको LT ग्रेड से प्रमोट करके उसे प्रवक्ता पद, यानी कि 10th ग्रेड तक के वो पढ़ाता था, अब वो 12th ग्रेड तक को पढ़ा सकता है। अब उसका प्रमोशन हो सकता है 5 साल अगर उसने अपना जो है वर्क पूरा कर लिया है LT ग्रेड में और अपनी अर्हताएँ भी हैं उसके पास। तो 50% भर्तियाँ ऐसी होंगी और 50% डायरेक्ट भर्ती होगी इसमें, ठीक है। ये उन्होंने नियम बनाया है। परंतु लिखा है यह यदि पदोन्नति के द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगे तो सीधी भर्तियां भी हो सकती हैं। मान लीजिए इनके पास प्रमोशन के लिए टीचर नहीं है, तो पूरी 100% जो भर्तियां हैं ये अपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी कर सकते हैं। अब श्रेणी 3 में प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अंतर्गत LT ग्रेड की बात होने लगी है अभी यहाँ पर। तो LT ग्रेड में क्या है, LT ग्रेड में 100% सीधी भर्ती होगी, नो प्रमोशन, कोई प्रमोशन के द्वारा नहीं है। परंतु ऐसे इंटरमीडिएट कॉलेज या हाई स्कूल जहाँ पर संबंध प्राथमिक अध्यापक, देखिए उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कॉलेज में अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अधिनियम 1971 के उपबंध अधीन वेतन प्राप्त कर रहे हों तथा 75% पद सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे और शेष 25% जो है वो प्राथमिक खंड के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों जो 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा कर चुके हों पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये उनकी बात हो रही है जो इंटर कॉलेज में या हाई स्कूल लेवल के कॉलेज में, जो कि आपको पता है कि जो होते हैं 1st से लेकर 12th तक के स्कूल होते हैं या 6 से लेकर 12th तक के स्कूल होते हैं, तो उनमें 6 to 8 तक के टीचर अलग होते हैं, 9 10th के टीचर अलग होते हैं और 11 12th के टीचर अलग होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो उसमें पदोन्नति की बात की जा रही है, अगर पदोन्नति उसमें होनी होगी तो उसी कॉलेज में कर दी जाएगी। उन्होंने अगर सेवा काल अच्छा लिखा है नहीं, परंतु ऐसे इंटरमीडिएट कॉलेज और हाई स्कूल, ठीक है, जहाँ पर प्राथमिक अध्यापक वाली श्रेणी चल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि केवल आप PRT में लगे हुए हैं, जो छोटे स्कूल होते हैं वो वहाँ से आप प्रमोट होकर इंटर कॉलेज में पहुँच जाएं या LT ग्रेड में पहुँच जाएं, वहाँ ऐसा नहीं होगा। इसके अनुसार ये बात है, तो इस चीज़ को लेकर है। फिलहाल 100% आयोग के द्वारा सीधी भर्ती है यहाँ पर परंतु में एक ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, अब देखिए प्राथमिक खंड के अध्यापक आ गए। देखिए मैंने कहा था प्राथमिक खंड का भी दे रखा है, 100% आयोग के द्वारा भर्ती होगी। संबंध प्राथमिक खंड के अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता राष्ट्रीय NCTE के द्वारा, यानी कि आप TET पास हो, है ना, TET पास किए हुए हों, कितने नंबरों से हो वो सब हो, फिर सुपर टेट जो है वो होगा, है ना, सुपर टेट, तो वो सब क्वालिफाई करने के बाद उसके द्वारा 100% भर्ती इसी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा होगी। और ये देखिए इसमें इंटरव्यू का ना ही 10th लेवल का इंटरव्यू का दे रखा है, ना ही 12th लेवल का कि इंटरव्यू भी होगा। तो इंटरव्यू की जो श्रेणी है उसको ख़त्म कर दी गई है। 10th लेवल तक में तो इंटरव्यू होता ही नहीं था, LT ग्रेड तक। अब यहाँ पर अध्यापकों की कुल संख्या तथा उसके प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी की सरकार नियुक्ति प्राधिकारी प्रबंध समिति के द्वारा समय समय पर अवधारित की जाए। कोई नया पद तब तक विज्ञापित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रबंध समिति के द्वारा उसके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त ना हो जाए। यानी कि अगर उन्होंने कह दिया कि हमारे पास बच्चों के सापेक्ष अध्यापक सफिशिएंट हैं और हमें ज़रूरत नहीं है अभी टीचर की, तो कोई भी नया पद सृजित नहीं होगा। ये बात भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि अध्यापकों की कुल संख्या उनके प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या के उतनी ही होगी। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा कोई भी पद सृजित नहीं होगा जब तक कि प्रबंध समिति के द्वारा उसको सृजित नहीं किया जाएगा। ये बात भी दिमाग में रखिएगा। आरक्षण वही है, आरक्षण तो मिलेगा आप सभी को। आरक्षण का पूरा जो यूपी के अंतर्गत जो आरक्षण दिया जाता है उसके बारे में है। राष्ट्रीयता आप भारत के नागरिक हों, ठीक है, और ये तिब्बती और ये सब दे रखा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यूपी वालों को सबको आरक्षण मिलेगा,
ठीक है, प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा इसका। शैक्षिक अर्हता जो है लिखा है अध्यापक के विभिन्न जितनी भी श्रेणी हैं उनके पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास पूरा शैक्षिक अर्हता का जो मानक है वो होना चाहिए। जैसे आप LT ग्रेड में भर्ती चाहते हैं तो आप ग्रेजुएट हो, आपने अंडर ग्रेजुएट कर रखा हो और प्लस आपने BEd कर रखा हो, है ना। और प्राइमरी के लिए क्या है, DLEd कर रखा हो, है ना, ये चीज़ है, ग्रेजुएशन प्लस DLEd कर रखा हो। और जब PG के लिए तो PG प्लस BEd कर रखा हो। तो इस तरह से इन बातों को ध्यान रखना है। और TET वगैरह क्वालिफाई कर रखा हो वो सब इसमें लिख रखा है। जब भी वैकेंसी आएंगी तो उसमें पूरा दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके पास अर्हता होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता वही है, आपने NCC वाला कोर्स कर रखा हो, B प्रमाण पत्र हो, 2 वर्ष की प्रादेशिक सेना में आपने जो है सेवा दे रखी हो, ये अधिमानी होती हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आप पे नहीं है तो कोई बात नहीं। आयु सीमा मैंने आपको बता दी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। सीधी भर्ती अभ्यर्थी में की आयु जिस कैलेंडर में सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां आयोग के द्वारा विज्ञापित की जाए उस कैलेंडर के वर्ष की 1 जुलाई को 21 वर्ष के अवश्य हो जाना चाहिए और 40 से अधिक ना हो। यानी कि आयु आप 21 से अगर 40 के बीच के हैं जुलाई के अकॉर्डिंग, जिस वर्ष ये वैकेंसी आएंगी उसमें जुलाई से आकेंगे लोग, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परंतु ये कि इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष जिसमें ऐसे पदों के लिए रिक्तियां या आयोग के द्वारा विज्ञापित की जाए कि 1 जुलाई को 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 से अधिक ना हो। यानी कि प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के लिए 30 से 40 वर्ष उम्र हो आपकी, याद रखिएगा, ठीक है। परंतु ये भी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग के लिए इन सब के लिए आयु सीमा में छूट मिलेगी और उच्चतम आयु सीमा उतने वर्ष जितनी उनकी जो आयु सीमा की आपकी छूट है उसको आपको मिलेगी। जैसे 3 वर्ष अगर मान लीजिए आपको OBC में है तो आप 43 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो तो पता ही है कि चरित्र आपका सही होना चाहिए, 2 विवाह ना किए हों, जिसकी 2 पत्नियां हों, इस तरह की बातें हैं। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हों, ठीक है। अध्यापक को किसी भी ऐसे पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से वो स्वच्छ ना हो। तभी तो मेडिकल मांगते हैं, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो मेडिकल मांगते हैं। किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष ना हो उसमें, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो पूर्णता, है ना। और इसीलिए उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपका मांगा जाता है, प्रमाण पत्र मांगा जाता है स्वस्थता का जब भी आपकी ज्वाइनिंग होती है। बालिका विद्यालय में किसी पुरुष अभ्यर्थी की कभी भी नियुक्ति नहीं होगी, ये हर बार होता है और इस बार भी इसमें इन्होंने दे रखा है। बालिका विद्यालय में केवल फीमेल ही जो है वो पात्र होंगी फॉर्म डालने के लिए, परंतु इस नियम में कोई बात निम्नलिखित संबंध में लागू नहीं होगी। यदि किसी बालिका संस्था में पहले से स्थायी अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं या किसी अभ्यर्थी की इस संस्था में संस्था के प्रधान के पद से भिन्न अध्यापक में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हो, संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अध्यापक की भी नियुक्ति हो सकती है। नेत्रहीन अध्यापक है पुरुष तो उसकी हो सकती है, या पदोन्नति के माध्यम से कोई अध्यापक यहाँ पे आया है प्रधानाध्यापक वगैरह तो आ सकता है। परंतु ये कि संस्था के प्रधान के पद से भिन्न किसी प्रधान पद से भिन्न, ठीक है, प्रधान पद से भिन्न है किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए जब कोई उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो तो किसी अन्य पर्याप्त कारण से संबंधित संस्था का प्रबंध तंत्र नियुक्ति प्राधिकारी ये समाधान हो जाए कि एक ऐसा करना कि छात्र छात्राओं के हित में समीचीन है, तो वह ऐसे पद के लिए पुरुष अभ्यर्थियों का भी चयन कर सकता है। अगर उन्हें महिला अभ्यर्थी नहीं मिल रही है, उन्हें लग रहा है बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है, तो इन केस में कभी कभी रेयरली ऐसा हो सकता है। फिर भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी इसमें दे रखा है। रिक्तियों का अवधारणा क्या है, नियुक्ति प्राधिकारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अपर निर्देशक निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक वर्ष के दौरान सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 4 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को बताता रहेगा कि कितनी वैकेंसी कैटेगरी में खाली हैं। आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया, तो नियुक्ति प्राधिकारी, निदेशक, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले पदों की विषयवार रिक्तियों की संख्या के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और इन सब के बारे में भी अवधारित करता रहेगा, ठीक है। आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती जो होंगी और रिक्तियों की अवधारणा कैसी रहेगी और आयोग के द्वारा पूरा इसमें दे रखा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उन्हें दे दी जाएगी पूरी। विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क की धनराशि का विनिश्चय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा विहित रीति से
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही किया जाएगा कि फीस आपसे कितनी ली जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति लेने के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब आपके लिए एक पूरा विज्ञापन निकाला जाएगा, ऐसा नहीं कहीं और दिया जाए, पूरे आयोग पर जो वेबसाइट होगी। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग के द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र ना हो। ये सभी जगह होता है। आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में संबंध प्राथमिक खंड में, मतलब ये माध्यमिक विद्यालयों में जो प्राथमिक खंड है उनकी बात हो रही है, अध्यापन हेतु प्राथमिक अध्यापकों के पद के संबंध में केवल लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा होगी अगर प्राइमरी में भर्ती करनी है इन्हें अपने माध्यमिक स्कूलों में, याद रखना, ठीक है। 2 घंटे की होगी। वस्तुनिष्ठ इस प्रकार की परीक्षा होगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे और संबंधित वैकल्पिक विषय पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य योग्यता की ये परीक्षा होगी प्राथमिक के लिए। लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए केवल जिला मुख्यालयों पर ही केंद्र बनाए जाएंगे और निरीक्षकों को मानदेय का भुगतान ऐसे दर पर किया जाएगा जैसा आयोग निर्धारित करना चाहेगा, जो कि इन्विजिलेटर होंगे। तो यानी कि अगर माध्यमिक में ये प्राइमरी के टीचर रखना चाहते हैं तो वहाँ पर एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य अध्ययन और प्लस वैकल्पिक जो विषय लेंगे उसके अंतर्गत इनकी परीक्षा होगी। जैसे जूनियर में नहीं होते, प्राइमरी में तो सबका ही होगा। मान लीजिए जूनियर में 6 to 8 के लिए तो साइंस के टीचर के लिए साइंस के क्वेश्चन आएंगे, जीएस के आएंगे, आर्ट्स वालों के लिए सामाजिक विषय के प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिख रहे हैं आयोग प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण हेतु प्राथमिक अध्यापक के पद में संबंध लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त करने और उन्हें सारणीबद्ध किए जाने के पश्चात आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा जो इस संबंध में आयोग के द्वारा निर्धारित मानक तक पहुंच सके। यानी कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर पूरी यहाँ पर लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। आयोग किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य या हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद के लिए लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार भी होगा। देखिए, अगर आप प्रधानाचार्य बनना चाहते हैं या प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं तो आपका लिखित परीक्षा भी होगी, सारण जो है साक्षात्कार भी होगा। लिखित परीक्षा के अंतर्गत सब कुछ जो लिखा है उसमें वही होगा और फिर जो बच्चे पास होंगे उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जो लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर आयोग के द्वारा मानक तक पहुंच सकें कि इतनी आपकी मेरिट है। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए अंकों के प्रतिशत का 10% अंक को उनके लिए लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के 90% अंकों के, यानी कि 90% अंक आपके लिखित के रहेंगे और 10% आपके साक्षात्कार के। साक्षात्कार आपका केवल नाम मात्र का रहेगा और आप प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक का फॉर्म भरना चाहते हैं। आयोग लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त अंकों द्वारा यथा प्रकटित प्रवीणता क्रम अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या के अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितनी नियुक्ति के लिए उन्हें ज़रूरत है। यदि 2 या बच्चों के मार्क्स समान होते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ, एज वगैरह देख के उनको कैटेगराइज करके अब ऊपर कर दिया जाता है, वो सबको पता है। ज्येष्ठा सूची में कैसे रखा जाता है, फिलहाल यह यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के लिए तो इंटरव्यू है, लेकिन टीचर के लिए इंटरव्यू यहाँ पे कहीं नहीं है। पदोन्नति में क्या है, जो जहाँ कोई रिक्ति या पदोन्नति द्वारा भरा जाना है वह LT ग्रेड श्रेणी या CT श्रेणी के प्राथमिक अध्यापक यदि कोई है तो पद के लिए विहित रहता है। अगर वो रखता है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, तो ऐसी भर्ती के वर्ष के प्रथम दिनांक के रूप में 5 वर्ष निरंतर उसने सेवा की हो, यथा स्थिति प्रवक्ता श्रेणी और प्रशिक्षित स्नातक LT ग्रेड श्रेणी में पदोन्नति के लिए उसे विचार किया जाएगा। चाहे उन्होंने इसके लिए आवेदन किया हो या ना किया हो, उनके पास लेटर आएगा कि आपको पदोन्नति दी जा रही है, आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। इस उपनियम के प्रयोजनार्थ किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा नियमित सेवा की गणना पात्रता के लिए की जाएगी जब तक हटाने पूरा इसमें ले रखा है, ठीक है। तो ये पूरा है भरक के लिए। जैसे आप अगर सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं प्रशिक्षित LT ग्रेड में, तो आप इंटर कॉलेज में इन सब के बन सकते हैं, ठीक है। इसमें कहीं भी आप पदोन्नति पा सकते हैं। अगर आप विज्ञान के हैं तो आप प्रवक्ता इसमें बन सकते हैं, प्रमोट होकर। गणित के हैं तो प्रमोट होकर इनमें बन सकते हैं, ठीक है। ये तो LT ग्रेड के टीचर रहे आप। जब आप प्रमोट होंगे तो आप प्रवक्ता बन जाएंगे, पहले प्रशिक्षित स्नातक थे। तो ये पूरा लिस्ट दे रखी है कि वाणिज्य के हैं तो वाणिज्य में ही जाएंगे, कृषि के कृषि में ही जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने पूरा दे रखा है कि ज्येष्ठता के अनुसार आपको कहाँ पे भेजा जाएगा। तो पूरा इसमें इन्होंने अपना क्लियर कर रखा है।
तो इस तरह से पूरा है, नियुक्ति किस अनुसार होगी और किस तरह से होगा, पूरा नियम इन्होंने दे रखा है ज्येष्ठता के अनुसार पूरा इन्होंने बता रखा है। फिलहाल यहाँ पे ये है कि मौलिक नियुक्ति के रूप में, और वेतनमान ये देखिए दे रखा है कि किसी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं तो आपकी क्या सैलरी रहेगी, किसी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक है तो, प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक है तो क्या है, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के हैं, संबंध प्राथमिक खंड के हैं तो कितनी आपकी सैलरी रहेगी। पूरी सैलरी यहाँ पर दे रखी है। परिवीक्षा काल में वेतन जो है वो लिखा है पूरा कि पहले से ही स्थायी सेवा में ना हो, प्रथम वेतन वृद्धि तभी की जाएगी जब 1 वर्ष आपने संतोषजनक, परिवीक्षा काल होता है 1 वर्ष का, तब आपको जो है पूरा क्लियर माना जाएगा कि आपकी ये जॉब बढ़ाई जाती है, क्योंकि 1 साल का सबका ही होता है, ये पुराना ही नियम है। ठीक है, तो इसमें अभी ऐसा और आगे इतना कुछ नहीं है। ठीक है, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और ये सब निलंबन और इस सबको दे रखा है, तो ये सब लिखित ये तो इतना नहीं है। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी कुछ दे रखा है और ये पूरा दे रखा है। देखिए परिशिष्ट का स्थायी या स्थायी कितने टीचर हैं, क्या है, इस तरह से पूरा यहाँ पर देना होता है। तो इस तरह का पूरा ये 12 पेज का था, ये मैंने आपको पूरा बता दिया जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। फिलहाल जो नया आयोग है वो अपनी कार्यप्रणाली स्टार्ट कर चुका है, उसने अपने यहाँ पर वो सारे आदेश दे दिए हैं। निश्चित रूप से आपको देखिएगा कि जो TGT, PGT और इसके साथ साथ प्राइमरी की वैकेंसी देखने को मिलेंगी जल्द ही, बस ये इलेक्शन हो जाने दीजिए इसके बाद। तो पूरा यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। और ये सारे नियम एक बार आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से खुद भी पढ़ लीजिएगा। वैसे नियमावली में बस इतना है कि यहाँ पर जो प्रवक्ता पद का था, जो इंटर कॉलेज का था, उसमें कहीं भी इंटरव्यू का नहीं दे रखा है कि आपका लिखित होगा और लिखित परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू होगा, केवल प्रधानाचार्य का दे रखा है, बस एक ही ये बात है। ठीक है, तो मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।